जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम भारत की आज़ादी के बाद 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से यह समझेंगे कि भारत और चीन के बीच में यह युद्ध क्यों हुआ था, इसके पीछे के कारण क्या थे और किस प्रकार से यहाँ पर चीन के द्वारा युद्ध की शुरुआत के बाद उसी के द्वारा युद्ध विराम की भी घोषणा की गई थी। साथ ही साथ हम लोग मेजर शैतान सिंह के बारे में भी जानेंगे, जिनको इस युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आइए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। भारत और चीन के बीच के अगर हम लोग युद्ध की बात करते हैं तो इसे सिनो इंडियन वार या फिर सिनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो यह युद्ध था वह मुख्य रूप से सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे सिनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और वहीं पर इसके ठीक 2 सालों के बाद में चीन में गृह युद्ध की समाप्ति होती है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर होते हैं माओ जेडुंग, उनके नेतृत्व में चीन की स्थापना होती है। यानी कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था और 1949 में चीन भी एक स्वतंत्र देश बन गया था। अब यहाँ पर चीन जब एक स्वतंत्र देश बना तो जिन देशों ने चीन को मान्यता दी उनमें से भारत एक था, यानी कि भारत के द्वारा यहाँ पर चीन को मान्यता दी गई थी और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे वो काफ़ी बेहतर थे शुरुआत के दिनों में। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो 1949 में चीन स्वतंत्र होता है और उसके ठीक 1 साल के बाद इसके द्वारा तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके इससे अपने अधीन ले लिया जाता है, यानी कि तिब्बत के ऊपर चीन कब्जा कर लेता है। अब चीन 1950 में तिब्बत के ऊपर कब्जा करता है और पूरा विश्व इसको लेकर के किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं उठाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत भी यहाँ पर पूरी तरीके से शांत रहता है, यानी कि भारत के द्वारा भी चीन का जो अधिकार कर लिया गया था तिब्बत के ऊपर उसका कोई विरोध नहीं किया जाता है। तो ये स्थिति थी 1950 तक की। उसके बाद में आता है 1954 का समय। 1954 का समय दोनों देशों के बीच के रिश्तों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस वर्ष भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता होता है और इस पंचशील समझौते में कुल मिलाकर के 5 प्रोविज़न होते हैं और ये 5 प्रोविज़न आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें पहला प्रोविज़न था कि हम एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हम दोनों देश एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार के आक्रामक कार्यवाही से बचेंगे। दोनों देशों के जो भी आंतरिक मामले हैं उनमें हम किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेंगे। इसके अलावा दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखेंगे। तो इसी के बाद में जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है वह नारा भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ और आप ये मान सकते हैं कि 1949 से लेकर के 1954 तक दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अब इन रिश्तों में खटास की शुरुआत होती है 1956 से। 1956 में क्या हुआ कि चीन में एक स्थान है जिसका नाम है कासगढ़। तो चीन ने एक हाईवे का निर्माण किया और ये हाईवे यहाँ से होकर के तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ल्हासा तक अगर चीन ने हाईवे बना दिया तो इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब क्यों हुए? क्योंकि चीन के द्वारा ये जो रोड बनाया गया था वह आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से होकर के आता है, यानी कि जो वर्तमान का अक्साई चीन रीजन है उससे होकर के इस रोड का निर्माण किया गया था चीन के द्वारा। तो शुरुआत के समय में भारत को इसके बारे में बिल्कुल पता भी नहीं चला, क्योंकि अगर हम लोग अक्साई चीन रीजन की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा वीरान एरिया है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और जब तिब्बत किंगडम था और उसके अलावा लद्दाख किंगडम था तो उन दोनों साम्राज्य के द्वारा इसे पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया था, यानी कि इस स्थान पे किसी भी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और दोनों देशों के जो लोग होते थे वह यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे। तो भारत के द्वारा 1956 में इसका विरोध किया जाता है। उसके बाद में बात आती है 1959 की। 1959 में क्या होता है कि 1950 में
चीन के द्वारा तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और 1959 में जो तिब्बत के लोग होते हैं उनके द्वारा चीन से आज़ादी को लेकर के एक विद्रोह किया जाता है। कब? 1959 में। और इस विद्रोह के दौरान चीन के सैनिक आगे आते हैं और उनके द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। तो उस समय जो तिब्बत के 14वें दलाई लामा थे वह भाग करके भारत आ जाते हैं और भारत के द्वारा इनको शरण दी जाती है। तो आप देख सकते हैं पहला मामला 1956 में होता है जब चीन के द्वारा रोड का निर्माण किया जाता है और उसके बाद में 1959 में क्या होता है कि जब तिब्बत अपराइजिंग होता है तो उसके बाद में तिब्बत से भाग करके आए दलाई लामा को भारत के द्वारा शरण दे दी जाती है और इसका भी चीन के द्वारा विरोध किया जाता है। फिर बात आती है 1960 की। तो 1960 में जो चाइना के प्रीमियर होते हैं यानी कि वहाँ के आप कह सकते हैं पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जिनका नाम है जाओ एनलाई। तो जाओ एनलाई ये भारत के दौरे पर आते हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि अक्सई चीन में रोड के निर्माण को लेकर के दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो थोड़ा सा खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जाओ एनलाई के द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाता है। जाओ एनलाई यहाँ पर कहते हैं कि भारत और चीन अक्सई चीन में और जो आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है या फिर एरिया है यहाँ पर यथा स्थिति रहेंगे, यानी कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसी को दोनों स्वीकार कर लेंगे और जो भी नियंत्रण रेखा है उस नियंत्रण रेखा से दोनों देशों के सैनिक 20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे। तो ये प्रस्ताव उनके द्वारा दिया जाता है, यानी कि वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अक्सई चीन वाला जो रीजन है वहाँ पर जिस प्रकार की वर्तमान में स्थिति है, यानी कि जहाँ तक चीन ने कब्जा कर लिया है वह चीन के पास ही रहेगा और जो नेफा का एरिया है यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास वाला एरिया है उस एरिया पर भारत का अधिकार रहेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर हम लोग अब बात करेंगे दोनों देशों के सीमा विवाद के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह जो युद्ध था मुख्य रूप से सीमा विवाद से ही जुड़ा हुआ था। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किन रीजन में भारत और चीन के बीच में सीमा क्षेत्र को लेकर के विवाद है। तो ये पहले आता है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं तो ये जो पूरा रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया के ऊपर चीन के द्वारा क्लेम किया जाता है कि यह चीन का हिस्सा है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया है, यहाँ पर भी चीन अपना क्लेम करता है। उत्तराखंड का भी थोड़ा सा एरिया है, इसके ऊपर भी चीन अपना क्लेम करता है। ये हमारा आता है सेंट्रल सेक्टर के भीतर। उसके बाद में आता है ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है इस पूरे एरिया के ऊपर चीन के द्वारा अपना क्लेम किया जाता है और चीन कहता है कि यह जो आपके अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है यह तिब्बत का ही दक्षिणी हिस्सा है। यानी कि चीन ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का ही हिस्सा था, इसीलिए इसके ऊपर चीन का अधिकार होना चाहिए। तो ये मुख्य स्थान है जिनको लेकर के भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। अब चीन और भारत के जो सैनिक थे 1956 में जब रोड का निर्माण हो गया था तो दोनों देशों के बीच के जो सैनिक हैं उनके द्वारा पेट्रोलिंग यहाँ पर बढ़ गई थी और इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प की खबरें भी आने लगी थी। यानी कि दोनों देशों के बीच में जो सैनिक हैं उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। अब बात आती है 1960 की। 1960 में जो हमारे पीएम होते हैं उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग जो ये मैकमोहन लाइन है और ये जो अक्सई चीन वाला रीजन है यहाँ पर अपने आर्मी को डिप्लॉय करेंगे, यानी कि हमारी सेना यहाँ पर भी जाएंगी और इसके अलावा इन रीजन में भी भारत के द्वारा चौकियों के निर्माण की शुरुआत की जाती है। भारत ने क्या किया, अक्सई चीन में अपना चौकी बनाना शुरू कर दिया। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी चौकी बनाना शुरू कर दिया था। अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में ये जो मैकमोहन लाइन है तो मैकमोहन लाइन के पास तो चौकी बनाना शुरू किया। कुछ चौकियां भारत के द्वारा इस मैकमोहन लाइन के उत्तर में भी बनाना शुरू कर दिया गया, यानी कि चीन का जो रीजन है जिस पे चीन क्लेम करता था वहाँ पर भी भारत ने अपनी चौकियां बनाना शुरू कर दी। अब चीन के जो लीडर थे उन्होंने इसे एड्रेस किया और उन्होंने ये माना कि जो भारत यहाँ पर मैकमोहन लाइन के उत्तर में जा रहा है इसमें
भारत का उद्देश्य या तो ये हो सकता है कि वह चीन के ऊपर यहाँ से आक्रमण करना चाहता है, या फिर भारत का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि वह तिब्बत के साथ में मिलकर के तिब्बत को चीन से आज़ाद करा दे। तो ऐसा यहाँ पर चीन के द्वारा माना जाता है। और फिर दोनों देशों के बीच की जो सेनाएं हैं उनके बीच में झड़प शुरू हो जाती है एक बार फिर से, क्योंकि भारत अब यहाँ पर चौकी बनाना शुरू कर दिया है और चीन के सैनिक भी यहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहते थे। तो इसीलिए दोनों देशों के सैनिकों के बीच में यहाँ पर झड़प की शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर की। तो 20 अक्टूबर 1962 यह वह दिन होता है जिस दिन से दोनों देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। और ऐसा माना जाता है कि चीन के द्वारा पहले से ही युद्ध की तैयारियां की गई थी। तो इस युद्ध में भारत के 10 से 20 हज़ार सैनिक हिस्सा लेते हैं। वहीं पर अगर हम लोग चीन की बात करते हैं तो उनके लगभग 80 हज़ार सैनिक इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चीन के द्वारा एक साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तवांग वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, इसके ऊपर हमला किया जाता है। उसके अलावा सिक्किम के पास में जो एरिया है वहाँ पर भी हमला किया जाता है और अक्साई चीन के रीजन में भी हमला किया जाता है। यानी कि तीनों स्थानों पर चीन के द्वारा हमले की शुरुआत कर दी जाती है। तो 20 अक्टूबर को क्या घटना होती है, यहाँ पर जो चीन के सैनिक हैं वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया में घुसते हैं। ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया है, असम से अलग हुआ था, तो यहाँ पर वे घुसते हैं और 4 दिनों के भीतर ही वे लोग यहाँ से पहुँच जाते हैं तेजपुर तक, यानी कि 60 किलोमीटर अंदर तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से भारतीय सैनिकों को वो पीछे ढकेल देते हैं। हालांकि इसी दौरान जो माओ जेडुंग हैं उनके द्वारा इन सैनिकों को यहीं पर रुकने की घोषणा की जाती है और ये जो सैनिक हैं वे यहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि 60 किलोमीटर अंदर आकर वे रुक जाते हैं। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं अक्साई चीन वाले रीजन में। तो अक्साई चीन वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको प्योंग सो मिलेगा, यानी कि जो प्योंग लेक है, और इसी के दक्षिण में एक आपको मिलेगा रेजोंग ला, और रेजोंग ला के पास में ही आपको मिलेगा चुशूल गांव। तो चुशूल गांव यहाँ पर 13वीं कुमाऊं बटालियन के सैनिक तैनात थे। तो मुख्य रूप से ये हरियाणा के सैनिक थे, 124 सैनिक थे और इनको ये खबर मिलती है कि चीन के 1000 सैनिक यहाँ से भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों देशों के सैनिकों के बीच में यहाँ पर एक भीषण युद्ध होता है। भारत के इन 124 सैनिकों में से 114 सैनिकों की डेथ हो जाती है, जिनमें हमारे मेजर शैतान सिंह भी शामिल होते हैं। हालांकि शुरुआत में इस युद्ध के बारे में भारत को पता भी नहीं चलता है और लगभग 6 से 7 महीनों के बाद में अगले वर्ष इन सभी की लाश बर्फ में दबी मिलती है। वहाँ पर मेजर शैतान सिंह की लाश भी अगले वर्ष जाकर के मिलती है और इन 124 सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ में यहाँ पर चीन के 1000 सैनिकों का सामना किया था और इन सैनिकों को भारत में घुसने से रोक दिया था। अगर यहाँ पर ये 1000 सैनिक उस समय एंटर कर गए होते तो आज भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उसकी स्थिति आज कुछ और ही होती और संभवतः चीन के द्वारा भारत के और एरिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया होता। तो ये रेजोंग ला की लड़ाई होती है चुशूल गांव के पास में। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पीएम है जवाहरलाल नेहरू, उनकी सेनाओं के पास में, यानी कि जो हमारी सेनाएं थीं उनके पास में आधुनिक हथियार यहाँ पर नहीं थे। तो जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा चीन के सेनाओं के विरुद्ध अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनको एक पत्र लिखा जाता है और उनसे ये मांग की जाती है कि आप इस युद्ध में हमें सहयोग दें और इस सहयोग के बदले आप वहाँ से फाइटर जेट विमान हमारे लिए भेजें, अदरवाइज जो चीन है वह पूरे भारत के जो इस प्रकार के बॉर्डर वाले एरिया हैं उनके ऊपर कब्जा कर सकता है। तो यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी के द्वारा भारत को मदद का आश्वासन दिया जाता है और यहीं पर चीन को ये भनक लग जाती है कि जो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है और उसके अलावा सोवियत संघ है, इन सभी ने भारत को मदद का आश्वासन दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप 19 नवंबर को चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन हैं माओ जेडुंग, उनके द्वारा 21 नवंबर के मध्य रात्रि से युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है और इस प्रकार से युद्ध यहाँ पर रोक दिया जाता है। हालांकि चीन यहाँ पर एक बार फिर से प्रस्ताव देता है
कि जो सीज फायर की कंडीशन है उसमें चाइना और जो भारत के सैनिक हैं वो यहाँ पर लाइन से जो इस समय स्थिति है उससे 20-20 किलोमीटर पीछे हटेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ये रीजन है यहाँ पर आप देखिए, इस रीजन में चीन 60 किलोमीटर अंदर आ गया था, तो अब चीन ने कहा कि हम यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे हटेंगे। हालांकि फाइनली जाकर के जब इसमें समझौता होता है तो उसके बाद में दोनों देशों के सैनिक यथावत स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन जो ये अक्साई चीन वाला रीजन होता है इसके ऊपर चीन के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और ये रीजन आज भी चीन के पूरी तरीके से कब्जे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे चुशूल के युद्ध में शहीद हुए थे उन सभी की याद में एक मेमोरियल का भी निर्माण चुशूल में किया गया है। तो फाइनली जाकर के भारत सरकार का किस प्रकार से इसमें कदम रहा था उसके संदर्भ में हेंडरसन, ब्रुक्स और भगत की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर भारत सरकार की कमियों के बारे में बताया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि इससे भारत की सरकार के द्वारा जो यहाँ पर कमियां रहीं जिसके कारण भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता उस सभी के बारे में बताया गया था। तो हालांकि ये जो रिपोर्ट है आज भी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब इस युद्ध के हम लोग कैजुअलिटीज़ की बात करते हैं तो चाइना के जो सोर्स हैं वे बताते हैं कि उनके 722 सैनिक की डेथ हुई थी, 1700 के लगभग यहाँ पर घायल हुए थे। भारत के सोर्स बताते हैं कि भारत के यहाँ पर 1383 सैनिकों की डेथ हुई थी, 1696 सैनिक यहाँ पर गायब हो गए थे, 500 से लेकर के 1000 यहाँ पर घायल हुए थे और लगभग 4000 सैनिकों को चीन ने यहाँ पर पकड़ लिया था। भारत के सोर्स ये भी बताते हैं कि चीन के लगभग 5000 सैनिक यहाँ पर मारे गए थे या फिर घायल हुए थे और उनके भी 3968 सैनिकों को पकड़ा गया था। तो ये रहा इस युद्ध का परिणाम। अब इस युद्ध के परिणाम के बाद यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू की छवि थी विश्व स्तर पे उसमें भी थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत ने अब ये आभास कर लिया था कि हमें सीमाओं के ऊपर चीन के अलावा पाकिस्तान के अलावा चीन से भी खतरा है। किससे? पाकिस्तान के अलावा चीन से भी खतरा है और इसी के कारण भारत ने अब अपने आर्मी और हथियारों के ऊपर खर्च करना प्रारंभ किया, यानी कि उसको और बेहतर बनाना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो में हमने 1962 के युद्ध के बारे में जाना। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 का युद्ध हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग 1967 के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।